देखो शुभम, राखी पर हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। तुम अपनी पत्नी के चक्कर में पड़कर उसके कहने पर ये घटिया घटिया साड़ी लाए हो हमारे लिए। बताओ, तुम हम चारों में से छोटे हो। हम चारों तुम्हें अपने बच्चों की तरह मानते हैं और तुम ऐसी साड़ी लाए हो अपनी बहनों के लिए, राखी पर गिफ्ट देने के लिए। शुभम की बड़ी बहन नीतू गुस्से में बोल रही थी और बाकी की 3 बहनें भी उसके अगल बगल खड़ी होकर नीतू की हाँ में हाँ मिला रही थीं। और बेचारा शुभम चुपचाप मुंह बनाए खड़ा अपनी बहनों का डांट सुन रहा था और उसकी पत्नी साक्षी भी पति के पीछे खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। राखी के दिन भी चारों बहनों ने शुभम को खूब सुनाया, जो साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में शुभम के मम्मी पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। ना ही घर में कोई बहुत बड़ी आमदनी थी, ना ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस था और ना ही कोई बहुत बड़ी उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। बस 2 रोटी खाते हुए इज्जत की ज़िंदगी निकल रही थी। शुभम के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ सुशीला जी थीं, तो वो भी पति के जाने के बाद अक्सर बीमार ही रहती। उनकी दवाई का खर्चा अलग से रहता था। शुभम की भी कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी। 10-12 हज़ार की गार्ड की नौकरी करता था। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई के खर्चे थे, घर के खर्चे थे, माँ के दवाई के खर्चे थे, राशन पानी सब कुछ। इतने से पैसों में आना मुश्किल था। इसलिए घर के खर्चे में हाथ बटाने के लिए साक्षी ने भी गांव के एक लोकल स्कूल में 8,000 की नौकरी कर ली थी। पति पत्नी की कमाई मिलाकर जैसे तैसे घर के खर्चे चलते थे। सुशीला जी बेटे के चक्कर में पहले ही उनकी 4 बेटियां हो गईं और 5वें नंबर पर शुभम हुआ। गलीमत इतना था कि शुभम के पापा जाने से पहले उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादी कर दी थी। इसीलिए शुभम के ऊपर ज़्यादा भार नहीं आ पाया। लेकिन खर्चे बस शादी तक ही नहीं होते हैं। शादी के बाद भी 4-4 बहनों का मायके आना, मायके से उनकी विदाई करना, तीज पर त्यौहार पर शगुन भेजना, राखी पर शगुन देना, जाने ऐसे कितने त्यौहार होते हैं जिसमें बार बार लेन देन की रीत बनी रहती है, जिनके खर्च से शुभम कभी उभर ही नहीं पाता। 1-2 बहन की करना हो तो चल भी जाए, 4-4 की करना मुश्किल हो जाता था। और बहनें भी ऐसी कि बिल्कुल भी भाई की मजबूरी समझने वाली नहीं थी। उन्हें बस अपने से मतलब था। हर चीज़ शुभम से महंगी और बढ़िया ही चाहिए थी। जब भी शुभम उनके लिए तीज का शगुन या राखी का शगुन ले जाता तो चारों मिलकर शुभम को नोचने लगती, उल्टा सीधा बोलने लगती। शुभम, तुम अपनी बीबी के चढ़ावे में आकर ये 2 पैसे की साड़ी लेते हो ना हमारे लिए। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि साल में 1-2 त्यौहार पड़ता है, उसमें भी तुम अपनी बहनों का ढंग का त्यौहार कर सको। बेचारा शुभम छोटा होने के नाते सबकी बातें सुनता रहता। कितनी बार तो सुशीला जी ने अपनी बेटियों को समझाया कि तुम लोग शुभम से झगड़ा मत किया करो। बेचारा छोटा है, अकेले पूरे परिवार को लेकर चल रहा है। उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, फिर इतनी कमाई भी नहीं है, कहाँ से करेगा। लेकिन सुशीला जी की बेटियां भी ऐसी कि खुद के आगे ना भाई की सुनती ना माँ की सुनती, उल्टा माँ को ही सुना देती। माँ, आप भी ना, आप बेटे बहू के मुंह में पड़ गई हैं। अब आपको अपनी बेटियों से कोई मतलब नहीं है। बेटियों के आगे बेचारी सुशीला जी चुप हो जाती, कुछ नहीं कह पाती। आज भी घर में इसी बात को लेकर राखी के दिन ही लड़ाई हो गई। सबसे बड़ी बहन नीतू, वो शुभम को बहुत डांटती रहती, छोटी छोटी बातें लेकर बच्चों की तरह डांट लगाती। उसके अंदर जरा सा भी ये नहीं था कि अब शुभम की शादी हो गई है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, कम से कम उनके सामने तो शुभम से इज्जत से बात कर ले।
बस आज भी वो शुभम को राखी के ही दिन जैसे ही शुभम ने उन चारों को साड़ियाँ पकड़ाई, सबसे पहले नीतू ही चिल्लाई। उसके पीछे नीलू, रेनू और मीनू तीनों हाँ में हाँ मिला रही थी। बेचारी साक्षी चुपचाप खड़ी अपनी चारों नंदों को देखे जा रही थी। अपने पति की ऐसी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन बेचारी मजबूर थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी शुभम ने कहा, दीदी, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ मैं वापस कर दूँगा। यहीं अपने गांव के मुरारी काका के यहाँ से ही तो लेकर आया था। आप चारों एक काम करो, चले जाओ, अपनी अपनी पसंद की साड़ियाँ ले लो और मेरे नाम की पर्ची कटवा देना, उधारी लिखवा देना। मैं धीरे धीरे करके सब चुकता कर दूंगा। शुभम की बात सुनकर अब जाकर तो चारों बहनें शांत हुईं। उनके चेहरे पर खुशी लौट के आई। खा पीकर ससुराल जाते हुए चारों पहुंच गईं मुरारी काका की दुकान पर और अपने अपने पसंद की साड़ियां ले ली। किसी ने 2000 की, किसी ने 2500 की, किसी ने 1800 की, तो किसी ने 3000 की। अपने अपने पसंद की साड़ियां लेकर चारों अपने अपने ससुराल चलती बनी। एक बार भी किसी ने शुभम के बारे में नहीं सोचा कि 10-12 हजार महीने का कमाने वाला मेरा भाई इतने पैसे कैसे भरेगा। शुभम जब अपनी दी हुई चारों साड़ियां वापस करने मुरारी काका की दुकान पर गया तो मुरारी काका ने जब उसे साड़ियों का बिल पकड़ाया, बिल देख शुभम का दिमाग घूम गया, दिल बैठ गया उसका। बस मर्द था इसलिए रोना नहीं आया। साड़ियाँ वापस कर अपना सा मुंह लेकर घर आया और सुशीला जी के पास बैठकर बोला, माँ, ये चारों बहनों को तो समझाना मुश्किल है, इन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तब तक साक्षी भी वहाँ आ गई तो शुभम ने कहा, माँ, पता है आपको, इन चारों ने मिलाकर मुरारी काका की दुकान से अच्छी खासी 8-9 हजार की साड़ियाँ खरीदी हैं। एक बार भी इन चारों ने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई इतने पैसे कहाँ से भरेगा। बेटे की बात सुन सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बोली, बेटा, किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने ऐसी बेटियां पैदा कर दी जो अपने भाई की मजबूरी भी नहीं समझती हैं। कुछ कहो तो सर पर चढ़ जाती हैं। क्या करूं, अब तो पैसे भरने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करो। साक्षी को भी ये जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी चारों नंदों ने इतनी घटिया हरकत की है, वो भी जानबूझकर। फिलहाल तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसे तैसे करके तो साक्षी और शुभम ने 4 महीने में जाकर सारा कर्जा उतारा और फिर बीच बीच में बहनों को तीज करने के लिए भी साड़ियाँ खरीदनी पड़ी। उनके बच्चों के बर्थडे के कपड़े भी लेने पड़ते। 4 बहनों के 2-2 बच्चे ले लो तो भी 8 बच्चे हो गए। देखते देखते जाने कैसे साल निकल गया, पता ही नहीं चला। और इस बार की राखी को अभी पूरा 15 दिन बाकी था कि तभी चारों का फ़ोन बारी बारी से आने लगा और चारों की बोली नीतू वाली ही थी। जैसा नीतू कहती वैसा ही बाकी तीनों कहती। नीतू ने कहा साफ साफ कि शुभम, तुम हमारे लिए रक्षाबंधन पर साड़ी मत खरीदना, हम खुद अपने पसंद की साड़ी ले लेंगे, तुम बस पैसे दे देना। ये सुनकर शुभम घबरा गया। सुशीला जी के पास जाकर उसने सारी बातें बताते हुए कहा, माँ, इस बार भी नीतू दीदी कह रही कि वो साड़ी पसंद करके लेगी। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कहीं का नहीं हो पाऊँगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है, घर के खर्चे भी अलग से हैं। माँ, एक बार समझाओ ना उन्हें। सुशीला जी को भी अपनी बेटियों की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने साक्षी की ओर देखा और कहा, बहू, देखो मैं माँ हूँ उन सबकी,
मैं ज़्यादा बोलूँगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगा और शुभम भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तुम भाभी हो और ये घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अपने हिसाब से घर चलाना है तो खर्चे भी तुम्हें ही मैनेज करने पड़ेंगे। मेरे और शुभम के कहने पर तो चारों लड़ने लगेंगी, रोएंगी, नखरे करेंगी। लेकिन अगर घर की पूरी बागडोर तुम संभालो तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगी वो। मैं बहुत मजबूर होकर ऐसा बोल रही। सास की बात सुन कुछ सोचते हुए साक्षी ने कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपने कहा है तो मैं कोशिश जरूर करूँगी। अब आप परेशान मत हो। कहते हुए राखी के पहले ही एक दिन समय निकालकर साक्षी पहुंच गई मुरारी काका की दुकान पर और अपने घर के हालात के बारे में बताते हुए उनसे साफ साफ बोल दी कि काका, जब मेरी चारों ननद आपके यहाँ साड़ी लेने आएंगी तो आप हमारे औकात के हिसाब से 800, 900 की साड़ी ही दिखाना या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की। इससे ज़्यादा की साड़ियाँ आप उन्हें मत दिखाइएगा। इससे महंगी साड़ी अगर वो लोग मांगे तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि इतनी महंगी साड़ियाँ उधार में आप नहीं देंगे, आपको तुरंत पैसे चाहिए। मुरारी काका भी ठहरे गांव के ही आदमी। गांव में सब एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। साक्षी की बात उन्होंने मान ली और राखी के दिन जब चारों शुभम को राखी बांधने आई, खा पी कर जाते हुए शुभम से ये बोलकर गई कि शुभम, हम सीधे मुरारी काका की दुकान पे जा रहे हैं अपने लिए गिफ्ट लेने। उधारी तुम्हारे नाम की रहेगी, याद है ना? तो शुभम ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। चारों पहुंच गई मुरारी काका की दुकान पर और इस बार भी पहले की ही तरह महंगी साड़ियों का डिमांड करने लगी। तो मुरारी काका साक्षी के कहे अनुसार साड़ियाँ निकाल कर रख दिए। उसमें से किसी को भी कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। फिर नीतू ने कहा, काका, पिछली बार हम जैसी साड़ियाँ ले गए थे आप वैसी दिखाइए ना हमें। ये 800, 1000 की साड़ी क्यों दिखा रहे हैं? हमें कोई अच्छी साड़ी दिखाइए ना, 2500-2000 वाली। तो मुरारी काका ने साफ साफ कहा, नीतू बेटा, मैं उधारी की 1000 रुपये तक की ही साड़ी दे सकता हूँ। इससे महंगी साड़ी अगर तुम्हें लेनी है तो उसका पैसा तुरंत देना पड़ेगा। अब हमारे दुकान के नियम बदल गया है। मुरारी काका की बात सुन नीतू भड़क गई। बोली, काका, आप हमें जानते हैं ना, आपको पैसा शुभम दे देगा ना, आप हमें बस साड़ी दिखाइए। तो मुरारी काका ने कहा, नहीं बेटा, पहले आप शुभम से बात कराओ। मुझे मेरे पैसे तुरंत चाहिए। अगर वो हाँ कर देगा तो मैं साड़ी दिखा दूंगा। नीतू ने भी तुरंत फ़ोन मिलाया। उधर साक्षी ने फ़ोन उठाया तो नीतू ने कहा, साक्षी भाभी, शुभम कहाँ है? ये मुरारी काका हमें हमारे पसंद की साड़ियाँ नहीं दे रहे हैं। इन्हें तुरंत पैसा चाहिए। इनसे बातें करो और बोलो कि हमें हमारे पसंद की साड़ी दें, पैसे इन्हें मिल जाएंगे। तो साक्षी ने कहा, दीदी, हमने मुरारी काका से बातें कर ली है और हमारी जितनी औकात है हमने उन्हें अपनी औकात भी बता दी है। वो जितनी साड़ियाँ दिखा रहे हैं हम उसी के पैसे दे सकते हैं। आप लोगों को लेना है तो उसमें से ही ले लो, नहीं पसंद आए तो आप अपने पैसे मिलाकर ले लो, लेकिन उससे महंगी साड़ी हम नहीं दे सकते। साक्षी की बात सुन नीतू तो गुस्से में बौखला गई और बोली, साक्षी भाभी, होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो? राखी के दिन भला कोई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए ऐसी बातें करता है क्या? हम इतना दूर से आते हैं ये सब सुनने के लिए। तो साक्षी ने जो कहा उसे सुन नीतू की बोलती बंद हो गई। साक्षी ने कहा, दीदी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये या 20 रुपये की राखी लाती हैं और 200-250 की मिठाई का डब्बा, और क्या लाती हैं? मुश्किल से आपके 300 भी खर्च नहीं होते होंगे और जाते जाते आप लोग
10,000 का बिल पकड़वा देती हैं, ये जानते हुए भी कि आपके भाई की इतनी औकात नहीं है। फिर भी अगर सच में त्योहार की तरह मनाना है तो हमारे पसंद की साड़ी ले लो, नहीं तो आपके ये 300 के खर्चे के बदले हमारी औकात नहीं है कि हम 10,000 खर्च करें। और एक बात, अब ये आपके माँ बाप का घर नहीं है, आपके भैया भाभी का घर है। प्यार से आएंगी जाएंगी तो रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो माफ़ करिएगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं। फिर हमारी और आपकी दूर से ही राम राम रहेगी। कहते हुए साक्षी ने फ़ोन काट दिया। साक्षी की तीखी और कड़वी बातें सुन नीतू सन्न रह गई। बड़ी होकर भी उसकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे से अपनी तीनों बहनों से कहा, सुनो, चलो सब अपने अपने ससुराल, हमें किसी की साड़ी की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने साक्षी की बातें तीनों को बता दी। तीनों ही गुस्से में बिना साड़ी लिए अपने ससुराल चली गई। इधर फ़ोन रखने के बाद साक्षी ने सुशीला जी की ओर देखा। सुशीला जी के चेहरे पर दुख तो जरूर था, लेकिन उन्होंने साक्षी से कहा, कोई बात नहीं बहू, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर मेरी बेटियां अपने भाई की मजबूरी समझती तो वो ऐसी हरकतें ही ना करती कि मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार कराना पड़े। तुम चिंता ना करो, आज वो नाराज़ है, कल को हो सकता है समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। अपनी अपनी गृहस्थी देखो। राखी का त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है, ना कि भाई के लूटने का त्यौहार। जाओ बहू, अपने कमरे में जाओ, ज़्यादा मत सोचो। साक्षी अपने कमरे में तो चली गई। बुरा तो उसे भी लग रहा था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि ननद ना सही, कम से कम उसकी सास तो हैं जो उसकी मजबूरी समझ रही हैं।